ये बताएं, भारत में काकरोच जनता पार्टी, जिन्हें काकरोच कहा गया, चूंकि काकरोच आपको पता है किचन में ताफुन ज़दा जगह पे बैठता है, तो सूर्यकांत को क्या सूझी कि उन्होंने जेन जी और अल्फा को तो फैलिए और काकरोच कह दिया। आज वो काकरोच जनता पार्टी बन चुकी है। सोशल मीडिया पे उनके 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, मेंबरशिप उनकी लाखों में जा चुकी है। तो आप क्या देखते हैं कि ये लावा पकते हुए दीवारों से टकराएगा लोकसभा की, राज्यसभा की, और हिंदुत्व आइडियोलॉजी आपको गंगा और जमुना की मौजों की नजर होती दिखाई दे रही है? जी। Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Saab, thank you very much for having me. As far as कि ये टकराएगा या नहीं, I would be really very surprised कि अगर ये ना टकराए, क्योंकि ये बहुत बड़ी मूवमेंट की शक्ल अख्तियार कर रहा है। और बहुत दफा क्या होता है पॉलिटिक्स में, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि इंडिया कभी भी हमारे लिए किसी मामले में भी काबिल तकलीद नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर ये जो मामला है, इसको गौर से देखें और अब बिल्कुल प्रेजुडिस से हट के, बिल्कुल बाइसनेस से हट के, अगर सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टूडेंट के तौर पर देखें, बहुत दफा पॉलिटिशियंस क्या गलती करते हैं, वो किसी मामले को रीड गलत करते हैं। मुझे ये लगता है कि बीजेपी जिस तरह इस पूरे मामले को रीड कर रही है, वो रीड गलत कर रही है। उनका ये ख्याल है कि 4 डंडे चलाने के बाद, कुछ लोगों को जोदोकोप करने के बाद, आंसू गैस मारने के बाद, लोगों को डंडे मारने के बाद लोग खामोश हो जाएंगे, बेफर जाएंगे, घर चले जाएंगे, मामला दब जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं है। ये वो मामला है जो बहुत बारीक बीनी चाहता है, और इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दैट। एंड दैट्स व्हाई आई एम सरप्राइज्ड, और मेरा लिटरली दिल दुखता है, क्योंकि ये जितनी इंडिया की यूथ स्ट्रगल कर रही है, सफर कर रही है, उसमें कितने सारे मुसलमान स्टूडेंट्स भी हैं। तो आज अगर 11 लाख 20 लाख के करीब आपने फिगर दिया, आई थिंक 22 लाख फिगर है, 22 लाख बच्चा हर साल नीट पे अप्लाई करता है। जब वो नीट में अप्लाई करता है, वो 2 साल के लिए अपनी एजुकेशन कोटा में या किसी और शहर में जाकर हासिल करता है। उसकी एजुकेशन का, रेजिडेंस का, कोचिंग का खर्चा 3 से 5 लाख रुपए साल का आता है। यानी एक एक बाप अपने घर से उस बच्चे के ऊपर 10 लाख रुपए लगाता है। इंडिया का 10 लाख रुपए यानी 30 लाख रुपए। अब सोचें, 2 साल एक बाप ने कर्जा लेकर अपने बच्चे की तालीम पर 30 लाख रुपए लगाया, और 2 साल बाद उसको पता चलता है कि ये पेपर दोबारा होगा, दोबारा 2 साल उसके जाया। और वो जो कर्जा ले चुका है, वो कहां से चुकाएगा? अब ये आप 30 लाख रुपए को, जो कि पाकिस्तान के 30 लाख बनते हैं, इसको जरा 22 लाख से मल्टीप्लाई कर लें। ये इतना बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि ये इंडिया की हुकूमत के जड़ों में बैठ जाएगा। एंड दे आर रीडिंग इट वेरी रॉन्ग। आप सूर्यकांत की बात कर रहे थे कि उन्होंने क्यों कॉकरोच कहा। मेरा ये ख्याल है कि जब आप एसी के कमरे में बैठे होते हैं ना, जब आप बिल्कुल प्रेजुडिस्ड हो चुके होते हैं, जब आप अकलियतों का ख्याल नहीं रखते, आपके अंदर एरोगेंस इतनी आ जाती है कि आपको हर इंसान कीड़े मकोड़े लगने लगता है। मेरा ये ख्याल है कि ये जो सारा मामला हो रहा है ना, ये बीजेपी को सिर्फ एजुकेशन की या नीट की सजा नहीं मिल रही है। ये मोदी सरकार ने पिछले 2014 से लेकर आज तक, और उससे पहले अगर आप माजी में जाएं, तो उससे पहले माजी में आपने ये देखा है कि माजी के अंदर आपको गुजरात राइट्स भी नजर आए हैं। उस सब की सजा कंबाइन होकर आज उनके सामने है। एंड दिस इज द म्यूजिक दैट दे वुड हैव टू फेस। जी, इम्तिनान भाई ये बताइएगा, अभी जो खबरें आ रही हैं लेटेस्ट में, तहकीकी रिपोर्ट्स देख रहा था इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और ह्यूमन राइट्स की, और इंडिया के अंदर से भी आवाज़ें, जो वहाँ पे वक्फ बोर्ड है उसमें करप्शन हुई है। बहुत सारी तहकीकात का मुतालबा है। वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों की इमलाक हैं, उनकी टेरिटरीज़ हैं, और इसके अलावा जो मंदिर में उसकी तामीरात में भी बहुत घपले हुए हैं अरबों रुपए के। तो इस पे भी स्टूडेंट सीख पा हैं। इवन कांग्रेस के लीडर जो हैं राहुल गांधी, उनको भी अरेस्ट किया गया था, उनकी भी मार कुटाई हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि भारतीय माशरा जो एक पहले डाइवर्स कल्चर का उन्होंने नारा लगाया था, अब आप समझते हैं कि अपनी असल औकात में आ गया है? जो नागपुर की राय साहब ने बात की, नागपुर में हेडक्वार्टर है आरएसएस का, आपको पता है। तो ये वहीं से सारे ट्रेनिंग कैंप्स, वहीं से अलॉट्स होती हैं सीटें ब्यूरोक्रेसी में, वहीं से लोग भर्ती होते हैं। तो अब भारत की गवर्नमेंट, उनकी फोर्स पॉलिटिसाइज नहीं हो गई? दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन डॉक्टर साहब। पहले मैं राजा साहब ने माशाल्लाह बड़े इलोक्वेंटली बात की है। जस्ट टू ऐड वन पर्टिकुलर थिंग कि वो जो 56 इंच का सीना था ना, वो उसका भी ढोल का पोल हो चुका है। वो वो सीना भी 56 इंच का एक झूठ है जो दुनिया को बेचा गया है। सो ये इवेंचुअली करते यही है कि ये झूठ बोलते हैं, और ये झूठ जो बेचते हैं,
इन्हें बेचना अच्छा आता है। और ये मैं पाकिस्तान के बारे में भी अक्सर कहता हूँ कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला का दिया हुआ इतना कुछ है, इतना कुछ है। हम सबसे ज्यादा मार खाते हैं अपनी स्टोरी टेलिंग पे। हम अपनी कहानी अच्छे तरीके से बयान नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मीडिया में जो नाम जुड़ते हैं वो नाम जुड़ते हैं, लेकिन अब इंडिया का चेहरा, चाहे वो कितनी ही अच्छी कहानियां सुना ले, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है और मजीद होता चला जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इस सारे सिनारियों को आपने देखना है, तो आप सबसे पहले ये देखें कि इवेंचुअली नरेंद्र मोदी को सेलेक्ट किया गया था इस बेसिस पे कि वो कुछ ना कुछ डिलीवर करेंगे जो कांग्रेस डिलीवर नहीं कर पा रही थी। अब क्या इन्होंने इतनी नौकरियां क्रिएट की? नहीं। नोटबंदी के ऊपर एक और बहुत बड़ा करप्शन का स्कैंडल इनका खुला हुआ है। फिर अगर आप इनकी तवज्जो लेके जाते हैं डिफेंस की और आर्म्स डील की तरफ, तो वो बहुत सारे मामलात उसके हैं। उसके अंदर अंबानी का, अडानी का और एलीट्स को नवाजने का इतना बड़ा सिलसिला है कि इवन उनका जो कॉमेडियन है अगले दिन वो कहता रहा कि ये सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम करते आए हैं। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी तो है ही ये कि एक पर्टिकुलर खानदान को सब कुछ बना दिया जाता है और पूरी की पूरी 1 अरब पॉपुलेशन को झोंक दिया जाता है। ये पॉलिसी वो पॉलिसी है जो इंडिया का बीजेपी का वोटर सुनने को तैयार था। आप मुसलमान को दबाएं, उसको इतना बड़ा मसला नहीं था। आप एट द सेम टाइम नागपुर में सब कुछ ले जाएं जैसे कि उन्होंने फरमाया, उसको तब भी प्रॉब्लम नहीं था। आप सरकारी नौकरियों के अंदर अपनी मर्जी से बंदे अपॉइंट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं था। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर 2 नंबरियां हो और एक खानदान को बख्शा जाए, उसको नवाजा जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब प्रॉब्लम यह है कि अब ग्रास रूट लेवल पर एक आम वोटर का, जो बीजेपी का भी वोटर है, उसके घर पर बात आ गई है और अब वो सब कुछ एक्सपोज करने को तैयार है। और जब वो बोलने को तैयार है, तो वो सारे झूठ आपके जितने इकट्ठे हुए हैं उन सबको एक एक करके बेनकाब कर रहे हैं। आज जब घर पे प्रॉब्लम आती है ना, तब सच्चाई सामने आती है और अब एक एक करके उनके सारे झूठ मीडिया के सामने आ रहे हैं। अगर आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, एक इकोनॉमी को फिक्टिशियस तरीके से उठाया जाता है और उसके बाद उसको गिरा दिया जाता है। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट। लोग ये समझते नहीं और इंडिया पूरी दुनिया को फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी की कहानियां सुनाता रहता है। वो ये भी तो साथ सुनाए कि एक आम आदमी कितना कर्जे में डूबा हुआ है। इस वक्त हाउस होल्ड डेट इंडिया का कितना है? पाकिस्तान का इंतहाई कम है, लेकिन हम वो उस फिगर को नहीं उठाते। हम सरकार की फिगर्स को देखते हैं। सो मुझे ये लगता है कि जितना इन्होंने ड्रामा करना था ना, वो कर लिया है। और एट द सेम टाइम जो बीजेपी का वोटर है, अब वो भी दुनिया देख रहा है। अब उसके हाथ में भी इंटरनेट है, अब उसको भी अकल आ रही है कि उसके साथ कितनी ज्यादती की गई है। और जब भी ज्यादती की जाती है ना, तो चूरन बेचा जाता है नफरत का, और वो नफरत का चूरन है कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है। आप बात कर रहे थे अयोध्या की, आप बात कर रहे हैं राम मंदिर की। ये जितने स्कैंडल्स इनके निकल के आ रहे हैं, इनका बस चलेगा तो ये भी मुगलों के मत्थे मार देंगे कि मुगल आए थे और यहाँ पर चोरी करके चले गए। हर करप्शन के पीछे जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा इनका ये है, मुसलमानों ने इनके ऊपर 1000 साल हुकूमत की, ये इनसे आज तक हजम नहीं हो रहा है। और उसका खुमियाजा मुसलमान जो आज भारत में रहते हैं, उन बेचारों को भुगतना पड़ता है। सो आई थिंक द डेज आर नंबर्ड। कब इन अ कपल ऑफ डेज, मे बी इन अ कपल ऑफ वीक्स, आप देखेंगे कि तुम्हें भी देखना होगा वो आलम, हम भी देखेंगे। तुम्हें रुस्वा सरे बाजारे आलम, हम भी देखें। इम्तिनान भाई ये बताएं, राय साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, लेकिन कायद आलम मोहम्मद अली जिन्ना अलैहिर्रहमा को सलाम है कि वो हिंदू मेंटालिटी को बर वक्त जान गए थे। जो खत्तरी माइंडसेट है, जो ब्राह्मण माइंडसेट है, तो उन्होंने कहा था इकट्ठे नहीं रह सकते भाई, हमारा रिलीजन, कल्चर, सकाफत, ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। और उन्होंने बर वक्त ये फैसला किया। आज वहाँ से आवाज़ें हिंदू जो मज़हब है उसके मानने वाले भी कहते हैं कि इन्होंने हमारे अंदर भी इतनी तकसीम कर दी है, माशरे को ताफ़ुनज़दा कर दिया है कि मुसलमान और ईसाई तो क्या, हिंदुओं का भी, दलित का भी उनमें रहना मुश्किल हो गया है। क्या कहते हैं? कायद आजम को अल्लाह जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए। उन्होंने आमीन। कितना जमाना पहले ये भांप लिया था कि किस तरह की मेंटालिटी है और किस किस्म की प्रॉब्लम्स मुसलमानों को फेस करनी पड़ सकती हैं। वो एक लंबी कहानी है कि सब मुसलमान क्यों नहीं मूव किए, और फिर वी कैन गो इन हिस्ट्री इन दैट। बट यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब आप अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, जब आप कहते हैं कि कई मज़ाहिब और कई जबानें बोलने वाली कौमें इकट्ठी सेक्युलरिज्म के झंडे के नीचे इकट्ठी रह सकती हैं, तब आपने टेक्निकली
सिर्फ एक चीज को इंश्योर करना होता है कि आवाम में मौजूद हर शख्स को ये लगे कि कानून सबके लिए बराबर है, हर एक को उसका हक मिलेगा। लेकिन जब आप मेजोरिटिस्तान बनना शुरू हो जाए और मेजोरिटी की बात सुने, सिर्फ 80% हिंदुओं की आप बात सुने, आप 14% मुसलमानों को इग्नोर कर दें, आप 2% सिखों को इग्नोर कर दें, उनकी प्ली कभी सामने ना आए, उनकी रिप्रेजेंटेशन ना आपकी फौज में उस तरह से हो पाए, ना आपके कानून नाफिज करने वाले इदारों में हो सके, ना आपके मीडिया पर हो सके, और इनफैक्ट आप मीडिया पर हमेशा उनका एक नेगेटिव चेहरा दिखाएंगे, तो वो कौम एक दिन बर्दाश्त कर लेगी, 10 साल बर्दाश्त कर लेगी, 50 साल बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन जब उनकी नई नौजवान नस्ल वो परवान चढ़ेगी, बड़ी होगी, तो वो सवाल पूछेंगे। और आज सोशल मीडिया के दौर में वो खड़े हो रहे हैं। मुझे वो मुजफ्फर वारसी का शेर याद आता है कि मस्जिदें भी ढाओ मांगो भी मुसलमानों से वोट, मस्जिदें भी ढाओ मांगो भी मुसलमानों से वोट, लब पे वादे और कुछ, किरदार का रुझान और, हमसे कहते हैं कि हम भारत में फिर हो जाएं जम, हम समझते हैं बनेगा एक एक पाकिस्तान और। पाकिस्तान